आज हम 10th क्लास की जो सामाजिक विज्ञान की जो आपकी बुक है हिस्ट्री वाली, उससे जो आपका चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसके बारे में हम बात करेंगे और ये पार्ट 1 है। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको राष्ट्रवाद के बारे में कुछ 2-3 बातों को बताना चाहूँगा, जिक्र करना चाहूँगा, ताकि आपकी समझ भी बने राष्ट्रवाद है क्या। देखिए, राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश की बात को हमें समझना है, उस देश के कल्चर को समझना है और देश में रहकर देश की हमें बात करनी है और देश की प्रगति और एकता को हमें बढ़ाना है और इसके जो विचार है दूसरे देशों तक फैलाने या पहुंचाने, तो इसको राष्ट्रवाद कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रवाद का मतलब साधारण शब्दों में है कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश की हम बात करेंगे, कल्चर की बात करेंगे, संस्कृति की, ठीक है, और उस देश का खान पान, पहनावा और जो सारी चीज़ें उसकी हम बात करेंगे, राष्ट्रवाद। ठीक है, राष्ट्रवाद का मतलब ये। देखिए, राष्ट्रवाद में जो आपका ये जो 10th क्लास में जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, ये इतिहास में पुस्तक में इसलिए जोड़ा गया है ताकि आपको राष्ट्रवाद की समझ हो सके। हमारे संविधान में भी राष्ट्रवाद से संबंधित बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया है, तो इसीलिए इस पुस्तक में ये आपका यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर डाला गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने बात की यूरोप में राष्ट्रवाद की, मैं इसको थोड़ा सा खोलना चाहूँगा कि जब औद्योगिक क्रांति का आरंभ हो रहा था 1760 के आसपास, जो यूरोप में औद्योगिक क्रांति का आरंभ हो चुका था, तो कच्चे माल की जो उपयोगिता है उसको प्राप्त करने के लिए यूरोप के बहुत सारे जो देश थे, अब वो दूसरे क्षेत्रों की तरफ चल पड़े, यूरोप को छोड़कर एशिया, अफ्रीका महाद्वीप या अमेरिका महाद्वीप की ओर नए नए क्षेत्रों को ढूंढने के लिए। तो इस होड़ ने नए क्षेत्रों को बढ़ावा दिया, उपनिवेशीकरण की जो पद्धति थी उसको बढ़ाया और साम्राज्यवाद को भी बढ़ाया, विकसित किया और नई नई थ्योरियों, नई नई आयाम गढ़ने लगे। और राष्ट्रवाद का मतलब यहाँ ये भी माना गया, जो जितने उपनिवेशिक क्षेत्रों पर कब्जा करेगा उसकी राष्ट्रवादिता उतनी ही प्रभावी मानी जाएगी। ठीक है, साम्राज्यवाद में वो उतना ही अग्रसर होगा, ये राष्ट्रवाद बना। और धीरे धीरे फिर ये यूरोप में भी कई आंदोलन मूवमेंट चले, उसके कारण कई जो क्षेत्रों का निर्माण हुआ, कई लोगों की मनोवृत्तियाँ बदली। ठीक है, नए नए शोध आरंभ हुए, तो उससे भी नई सोच जो है यूरोप में स्टार्ट हुई। अब जो है 1848 में पूरे यूरोप में जो है राष्ट्रवाद का जो जनतंत्र है उसकी क्रांति से अलगाव सा पैदा हो गया। देखिए, जनतंत्र का मतलब होता है कि राजा जो है जनता की बात सुनेगा और जनता के हित में ही वो फैसले करेगा और जनता से प्रभावित निर्णयों को वो जनता के सामने रखेगा। लेकिन यहाँ राष्ट्रवाद जो है एक देश की मान सम्मान, इज्जत, गरिमा और राष्ट्र की उत्पत्ति के लिए वो फैसले ले सकता है, चाहे वो देश की जनता के हित में ना हो। तो ऐसे जो फैसले हैं राष्ट्रवाद को बढ़ाते हैं और यही राष्ट्रवाद कहलाता है, जो यूरोप के संदर्भ में। फिर इन दोनों में जो है राष्ट्रवाद और जनतंत्र में जो है क्रांति के माध्यम से अलगाव पैदा हुआ और धीरे धीरे जो है इससे रूढ़िवादी जो पुराने लोग हैं, जो पुरानी सोच रखने वाले लोग हैं, ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं को इस्तेमाल किया और राष्ट्रवाद ने राष्ट्रों के एकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। यानी जो कंजर्वेटिव लोग थे, जो कंजर्वेटिव सोच रखने वाले लोग थे, जो पुरानी देश की जो संस्कृति है उसको साथ लेके चलने वाले लोग थे, उन्होंने राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाया, उसका फायदा लिया और धीरे धीरे जो राष्ट्रवाद के माध्यम से जो एक देश के अलग अलग भाग थे उनकी एकीकरण, इंटीग्रेशन की प्रक्रिया जो है आरंभ होने लगी। तो देखते देखते जो यूरोप के प्रमुख देश थे, जिसमें इटली आता है, जिसको हम पर्शिया के नाम से भी जानते हैं, वो अलग अलग भागों में बटा हुआ था, उसकी एकीकरण की प्रक्रिया, इटली की एकीकरण की प्रक्रिया, ब्रिटेन, फ्रांस, यानी अलग अलग देशों की ये प्रक्रिया आरंभ हुई। सबसे पहले जो है मैं जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया, मिली एकीकरण की, वो एक बड़ा प्रभावशाली राज्य था जर्मनी की एकीकरण से पहले, और इसने इस एकीकरण का नेतृत्व किया। ऑटो वन बिस्मार्क, देखिए जैसे भारत में जैसे अंग्रेज छोड़कर गए भारत को और जो रियासतें थी भारत में 560 से ऊपर रियासतें थी, तो उनको एक करने के लिए जो है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है एकीकरण की प्रक्रिया में अगुवा रहे और भारत को उन्होंने एक किया, किसी भी राज्य को बिखरने नहीं दिया। ऐसे ही
वहाँ इटली जर्मनी में जो है ऑटो वन बिस्मार्क ने ये काम किया। और वैसे भारत का जो बिस्मार्क कहलाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाते हैं। तो ये एकीकरण की जो प्रक्रिया है ऑटो वन बिस्मार्क ने राष्ट्र निर्माण के रूप में मुख्य भूमिका अदा की। तो इटली के एकीकरण में जो है बिस्मार्क का रोल बहुत बड़ा है। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में पर्शिया की जीत हुई, यानी जर्मनी की जीत हुई जो बड़ा राज्य था, और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। इन तीनों देशों को हराकर, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को हराकर जो है जर्मनी एक शक्तिशाली देश बन गया। 1871 में केसर विलियम प्रथम नए साम्राज्य के राजा बने, घोषित हुए, और देखते देखते एक महाशक्ति के रूप में जर्मनी जो है आगे बढ़ गया और उसका नाम हुआ। राज्य में बैंकिंग और न्यायिक जो व्यवस्थाएं हैं उनका पुनर्निर्माण हुआ और ये धीरे धीरे जर्मनी के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में सहभागी बने। और देखते देखते जो जर्मनी का एकीकरण जो है वो पूरा हो गया 1866 से 1871 तक। जर्मनी यूरोप का एक शक्तिशाली देश बन गया राष्ट्रवाद के नेतृत्व में। ठीक है, इसके अलावा जो इटली है, इटली की एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो 1859 और 70 के बीच में संपन्न हुई। इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। 1830 में मैसनी, ठीक है, मैसनी जो वहाँ का एक लीडर था, उसने इटली के एकीकरण की प्रक्रिया के कार्यक्रम को प्रस्तुत किया और देखते देखते जो है ये कार्यक्रम बड़ा प्रभावी हुआ और एकीकरण जो है होने लगा। 1830 से 1848 में क्रांतिकारियों ने इस विद्रोह को असफल करने की कोशिश की और विद्रोह असफल हुआ। 1861 में एमेनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा बनाया गया और देखते देखते इटली भी एकीकरण की प्रक्रिया में जुड़ गया और इटली पूरा एक हुआ 1859 से 70 के बीच में। ये 2 प्रमुख नाम हैं जिनकी मैं चर्चा करना चाहूंगा। गेरिबाल्डी जो है इटली के एकीकरण की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा योगदान करता था, क्योंकि गेरिबाल्डी ने पूरे इटली के एकीकरण की प्रक्रिया में अपना सहभागी योगदान दिया। क्योंकि वो कोई सैनिक नहीं था, उसकी बातें उतनी ज़्यादा प्रभावी होती थी पूरी जर्मनी में, और इस जर्मनी में जो है गेरिबाल्डी का योगदान अमूल्य है और इसको बुलाए से नहीं बुलाया जा सकता। ऐसे ही जो काउंट कैमिलो द कावूर भी जो है सार्डिनिया पीडमार्ट का प्रथम और प्रमुख मंत्री था, जिसने जो है इटली की एकीकरण की प्रक्रिया में बहुमूल्य योगदान अपना दिया। तो देखते देखते जो है इटली और जर्मनी जो है इसमें यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके अलावा फ्रांस की भी बात होती है और इंग्लैंड की भी बात होती है, अन्य देशों की भी बात होती है। कुल मिला के यूरोप का जो राष्ट्रवाद है उसने नए नए आयाम स्थापित किए राजनीति शास्त्र के लिए। इतिहास में नई नई दूरियां जो है उसने रखी, सामने पेश की मिसालें, और ये जो चैप्टर है इसलिए आपकी क्लास में रखा गया। इस चैप्टर का जो अगला पार्ट है वो भी हम जल्द लेके आएंगे आपके साथ। आज इस चैप्टर में इतना ही। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।